How are you students? I hope you are happy and healthy. બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારા નમસ્કાર. This is हिरेन टंडल, पद्मज एकेडमी नवसारी. और ये हमारा मेरा 4th पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में. ये 4th वीडियो बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे. आगे इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, और ये यहाँ से 4th वीडियो में मैं जो पॉइंट बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ से जो बाकी पॉइंट्स है उसको आपको समझाने की ट्राई करूंगा. तो अगर आप डायरेक्टली मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, then and if you haven't seen first, second and third video, then you can watch them first and then after you can continue from here. तो यहाँ पे हम देखेंगे बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के बारे में बोर्स ने जो मॉडल बनाया है, नील बोर 1913. अभी जो पोस्टुलेट है, बोर्स मॉडल ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट. उसने जो बेसिक रूल्स बनाए वो यहाँ पे दिए हैं. द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ और फिक्स रेडियस एंड एनर्जी. दिस पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के, जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके आजू बाजू फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. बोला है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम. और जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो जो ऑर्बिट में जब घूमते हैं तब वो चेंज होती नहीं है, एनर्जी सेम ही रहती है. एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन और एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू अ लोअर स्टेशनरी स्टेट. जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट बदलते हैं, ठीक है, अपने स्टेट बदल मतलब ऑर्बिट बदलते हैं. यहाँ से अगर यहाँ पे जाएंगे तो एनर्जी में चेंज होगा, यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो भी ऑर्बिट में चेंज होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट चेंज करते हैं, बदलते हैं, तभी उसकी एनर्जी में बदलाव होता है. एंगुलर मोमेंटम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, समझाया गया है थोड़ा. लीनियर मूवमेंट जो होता है इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी होती है. लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम में देखना है हमें. मोमेंटम को देखेंगे हम. प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ द इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये दो चीजें इसमें आएगी. एंगुलर मोमेंटम आई टाइम्स डब्ल्यू, आई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू. तो आई क्या है आपका, इनर्शिया है हमारा, जिसकी वैल्यू क्या होती है mr², और जो डब्ल्यू है वो एंगुलर वेलोसिटी है, जिसकी वैल्यू है v/r. v क्या है, वेलोसिटी है. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा हमें, एंगुलर मोमेंटम क्या है, आई इंटू डब्ल्यू mr² मल्टीप्लाई बाय vr. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा वो mvr. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम. यहाँ पे m क्या है, मास है, v वेलोसिटी, r रेडियस. चलो उसके ऊपर से यहाँ पे समझा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दी है रेडिएशन की. एब्जॉर्ब और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा. जो दो एनर्जी स्टेट है उसमें अगर डिफरेंस होता है, मतलब एनर्जी स्टेट E1 एंड E2, ये एनर्जी स्टेट्स है. एनर्जीज ऑफ द लोअर एंड हायर. E1 लोअर एनर्जी स्टेट है,
E2 हायर एनर्जी स्टेट है, ठीक है। तो इसके ऊपर से बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल एक बनता है, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब क्या होता है, दो एनर्जी लेवल्स दिखाए गए यहाँ पे, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल बाय एच। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मिलती है। इक्वेशन है 2.10। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमता है वो भी क्वांटाइज है, वो फिक्स ऑर्बिट में ही घूमेगा। और वो एंगुलर मोमेंट कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंट इज इक्वल टू एन एच 2 पाई रहेगा, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंट के वैल्यू दिया गया है हमें। तो उसका कौन कौन से पार्ट का क्या क्या वैल्यू है वो दिखाया गया है। एम ई क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी है हमारी वेलोसिटी। आर क्या होता है, रेडियस। ओके, तो ये कितना होता है एंगुलर मोमेंट। एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है फॉर विच इस एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई, ठीक है। वो इक्वेशन हमने देख लिया है। एन एम वी आर इज इक्वल टू एन एच 2 पाई। चलो आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में समझेंगे हम। जो ऑर्बिट्स है उनको 1 2 3 ऐसे एन करके दिया है, इंटीग्रल नंबर्स में रहेगा 1 2 3, उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे हम। अब यहाँ पे रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट, मतलब जो रेडियाई है डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होता है फर्स्ट रेडियाई का, वो यहाँ पे दे दिया गया है। वो भी फिक्स ही है उस बोर के हिसाब से। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है, ये पोलस है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका। तो ये डिस्टेंस फिक्स है, वो कितना बताया है, 52.9 पिकोमीटर है। और उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, ठीक है। और ए नॉट का वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर में दिया गया है यहाँ पे। और उसको बोलेंगे बोर ऑर्बिट। एज एन इंक्रीजेज, जैसे एन बढ़ता रहता है, इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ आर विल इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, रेडियस भी बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट, ओके, ये तो रेडियस दिखाया गया है, तो उस रेडियस भी हम ढूंढ सकते हैं, और जो अपना स्टेशनरी स्टेट है उसकी एनर्जी भी हम ढूंढ सकते हैं। तो एनर्जी के लिए इक्वेशन है ई एनर्जी, कौन सा ऑर्बिटल है वो लिखना है, नेगेटिव आर एच। आर एच क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 2.18 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। ये रहेगा इसका वैल्यू आर एच, 1/n स्क्वायर। तो आपको इसको लिख सकते हैं ई एन इज इक्वल टू नेगेटिव आर एच, ओके, बाय एन स्क्वायर भी कर सकते हैं, ओके। चलो, तो ये तो हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू इसलिए है क्योंकि जो ये न्यूक्लियस है वहां से जो ऑर्बिट बढ़ते रहते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तो एन इंफिनिटी पे जो रहता है, एन हमारा इंफिनिटी पे जो रहेगा, एन इंफिनिटी, उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो जो नीचे के ऑर्बिट है उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 से कम होगी, तो इसलिए माइनस का साइन दिया गया है यहाँ पे। जो सबसे नजदीक है वो सबसे हाईएस्ट ज्यादा माइनस में रहेगा, मोर नेगेटिव। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू ढूंढिए, 1/1 स्क्वायर की है, तो उसका वैल्यू रहता है, सेम वैल्यू मिलेगा हमें 2.18 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। तो उसी तरह से NE2 मतलब एनर्जी लेवल 2, सेकंड स्टेशनरी स्टेट का हम
एनर्जी ढूंढेंगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये मतलब ये मोर नेगेटिव है यहाँ पे, ये मोर नेगेटिव, और ये क्या है, लेस नेगेटिव। ऐसे लेस नेगेटिव होते रहेंगे, जो सबसे नजदीक है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, और में धीरे 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 करके ऑर्बिट बढ़ते रहेंगे। इन्फिनिटी पे क्या है, 0 वैल्यू। यहाँ पे लिखा है उसके बारे में, when the electron is free from the influence of nucleus the energy is taken as 0। ठीक है, अगर न्यूक्लियस का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की पावर कितना होगा, 0। मतलब उसके अंदर जितने भी ऑर्बिट आएंगे, एन इन्फिनिटी is called the and is called as ionized hydrogen atom when the electron is attracted by the nucleus and is present in orbit। तो न्यूक्लियस के अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका पावर एनर्जी कितना रहेगा, 0 रहेगा। जितना जितना नजदीक आएगा उतना उतना उसकी एनर्जी कम होती रहेगी और स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। नेगेटिव क्यों होता है वो यहाँ पे समझाया है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है उन लोग हाइड्रोजन एटम के, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं इन द एटम के साथ जुड़े होते हैं वो उसकी कम होती है। इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू है, 0। एनर्जी इन्फिनिटी में 0 रहेगी, 0 से कम होगी मतलब नीचे। द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इज गिवन बाय n1 की जो वैल्यू है, जो पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होगी, सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। विच कॉरस्पॉन्डेंट टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट, और ज्यादा स्टेबिलिटी, जैसे एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, मतलब मोस्ट नेगेटिव मतलब बहुत कम है एनर्जी। मोस्ट स्टेबल होगा जो भी एटम, जो इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल होगा उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, और जो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो स्टेबिलिटी कम होगी उसकी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। और पहला स्टेट क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, पहला जो ऑर्बिट होता है वो। एन इन्फिनिटी है तो उसका क्या है, एनर्जी 0। Bohr's theory can also be applied to the ions containing only one electron। अगर कोई आयन है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप हीलियम प्लस ले लो, लिथियम 2 प्लस ले लो, या बेरिलियम 3 प्लस ले लो, तो इन सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उनके लिए भी बोर की थियरी एप्लीकेबल रहती है। तो एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट, उनकी भी स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी कैसी रहेगी हम ढूंढ सकते हैं। जैसे इसका इक्वेशन यहाँ दिया है, En इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट है RH Z स्क्वायर N स्क्वायर J। Z क्या है हमारा एटॉमिक, Z क्या है एटॉमिक नंबर होता है, तो हम एनर्जी ढूंढ सकते हैं। En इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से करके हम जो दूसरे आयन से जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी हम ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी ढूंढ सकते हैं, उनका रेडियाई भी ढूंढ सकते हैं हम ये फॉर्मूला यूज करके। R इज इक्वल टू 52.9 N स्क्वायर बाई Z इकोमीटर। ठीक है, तो हम एनर्जी जो है स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी, ऑर्बिट का एनर्जी भी ढूंढ सकते हैं, और ऑर्बिट कितना दूर है, रेडियस, उसका रेडियस कितना है वो भी हम ढूंढ सकते हैं यहाँ पे 2.14 2.15।
जेड क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर होता है। रेडियस बिकम स्मॉलर विथ इंक्रीज ऑफ जेड, जेड जैसे बढ़ेगा रेडियस क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं हम, तो रेडियस क्या होता है हमारा, कम होता जाता है और जेड बढ़ता जाता है। वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ऐसे वेलोसिटी बढ़ती रहेगी ऑन द न्यूक्लियस, एंड डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सर्कल जितने बढ़ेंगे ऐसी कम होती रहेगी। मतलब पॉजिटिव जितना ज्यादा पावरफुल पॉजिटिव चार्ज, उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्पीड में घूमेंगे, ठीक है। और ऑर्बिट जैसे बढ़ते रहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते रहते हैं, तो मतलब बाहर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। ये सब समझाया। एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू अ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है आपका, ये सेकंड ऑर्बिट है। तो क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से लेके बाहर दूसरे ऑर्बिट पे जाता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी अंदर आती है, ठीक है। एनर्जी अंदर आएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, मतलब एनर्जी अगर इन होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउट होता है, ठीक है। और वाइस वर्सा होता है, मतलब उल्टा हो जाता है। नहीं तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये ऑर्बिट से लेके ये ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, बाहर जाती है। ओके, इस तरह से याद रखना है। मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट, एनर्जी, तो एनर्जी क्या बिटवीन, तो एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है यहाँ पे, एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी मतलब रेडिएशन, एनर्जी इज एमिटेड। तो उसका डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, डेल्टा इज इक्वल टू फाइनल ऑर्बिट माइनस इनिशियल ऑर्बिट, ठीक है। फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है, इनिशियल की कम होती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा कंबाइनिंग इक्वेशन 2.13 एंड 2.16 को कंबाइन करेंगे हम, एनर्जी का जो वैल्यू हमने देखा था आगे उसको इसमें रख देंगे इक्वेशन में। तो एनर्जी का वैल्यू में यहाँ पे क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट, ठीक है। ये इनिशियल, ये फाइनल है। तो यहाँ पे डेल्टा ई आ गया, इसकी वैल्यू आर एच बाई एन एफ फाइनल ऑर्बिट है, एन एफ स्क्वायर, और ये इनिशियल ऑर्बिट है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, इसको आगे ले लेंगे 1 इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन। आर एच क्या है, यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं आप, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से आप ये इक्वेशन पे आ सकते हो। ऑर्बिट कौन सा है तो उसके हिसाब से आप एनर्जी आपको पता चलेगी। अब उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी अगर ढूंढना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या है, न्यू, तो हमें पता है कि एनर्जी क्या करता होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, E बाई न्यू इज इक्वल टू E बाई एच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे
डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच हो गया। अब डेल्टा ई यहाँ पे ये डेल्टा ई भी ले सकते हैं, डिफरेंस डेल्टा ई। तो न्यू का डेल्टा ई यहाँ पे आ गया, उसका वैल्यू हम रख सकते हैं बाई एच। तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा ई का वैल्यू है पूरा है और एच नीचे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगा हमारा ये वाला आर एच बाई एच इनिशियल माइनस फाइनल। तो रिडबर्ग कांस्टेंट हमें पता है और प्लैंक्स कांस्टेंट भी हमें पता है, 2.18 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 18 जूल रिडबर्ग कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड इनिशियल फाइनल। ठीक है, उसके ऊपर से यहाँ पे ये इक्वेशन हम बना सकते हैं, किसके लिए, न्यू के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पे बन रहा है ये फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा, ओके, इक्वेशन 1.19। उसके बाद है, अगर हमें वेव नंबर ढूंढना है तो भी हम ये इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है। अब हमें पता है लैम्बडा किस में रहता है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा रहता है। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपन न्यू इज इक्वल टू अगर करेंगे हम 1/c अपन लैम्बडा कर रहे हैं तो इज इक्वल टू न्यू मिलेगा। तो 1/λ कर रहे हैं तो न्यू बाई सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है उसकी, और 1/λ मतलब क्या होता है, न्यू बार। ठीक है, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। अब न्यू का हमें पता है ये वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और सी एक ऐड करना पड़ेगा, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने ऐड कर दी यहाँ पे। तो इसके हिसाब से वेव नंबर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है वेव नंबर का इक्वेशन 1.09677 टाइम्स 10 टू द पावर 7 इनिशियल माइनस फाइनल वेव नंबर है, इसलिए पर मीटर यूनिट है यहाँ पे। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हो, वेव नंबर ढूंढ सकते हो। ठीक है, एनर्जी जो लेवल ऑर्बिट जो दिए गए हैं उसके ऊपर से उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। अब आगे क्या समझाया है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है स्पेक्ट्रम में, क्या होता है एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम में फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है, इनिशियल की कम होती है। ठीक है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलेगी। ऑन द अदर हैंड जब एब्जॉर्ब में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, और एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, उसमें इनिशियल की वैल्यू ज्यादा होती है, फाइनल की कम हो जाती है, मतलब डेल्टा ई क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी क्या होती है उसमें, रिलीज होती है। एमिशन स्पेक्ट्रम में एनर्जी बाहर जाती है, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब होती है, अंदर आती है। तो एब्जॉर्ब में डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, एब्जॉर्ब जब होते हैं। और जब एमिट होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। चलो लास्ट में लाइन समझाइए, द ब्राइटनेस, ये तो आगे समझाया दिया है वही है, द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ द सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। जो ब्राइटनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। फोटोन जितने ज्यादा होंगे ब्राइटनेस उसकी ज्यादा रहेगी, इंटेंसिटी भी ज्यादा रहेगी। तो ये सब सिमिलर वर्ड समझ लो, ब्राइटनेस तो फोटोन ज्यादा है उसमें, इंटेंसिटी है तो उसमें फोटोन ज्यादा है।
प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसके ऊपर से, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम। चलो प्रॉब्लम में क्या समझाया है पहले, प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है वो समझते हैं। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का क्या सिंबल होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू एंड वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ अ फोटोन, फोटोन दिया गया एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम N5 स्टेट टू द N2 स्टेट। N5 स्टेट से कहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आ रहा है, मतलब ये तो आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 है, तो यहाँ से n = 5 से यहाँ पे आ रहा है 2 पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब एनर्जी कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। तो एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम N5 टू N2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, तो एनर्जी जो बाहर जा रहे हैं उसका क्या ढूंढना है हमें, उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढना है एंड वेवलेंथ ढूंढना है। ठीक है, तो N5 हमारा इनिशियल हो गया, यहाँ पे शुरुआत हो रही है, ये फाइनल हो गया। तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E = RH, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और डिफरेंस एनर्जी का हमें लेना है 1 - n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 n फाइनल स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल क्या है 5, फाइनल 2 पे आ रही है इसलिए, तो एनर्जी हमें मिल रही है जूल में, तो नेगेटिव में मिल रही है, मतलब एमिशन, इट इज एन एमिशन एनर्जी, एनर्जी क्या हो रही है एमिट हो रही, तो वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव में वैल्यू मिल रही, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे तो एनर्जी बाहर जाएगी, एनर्जी बाहर जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एनर्जी की नेगेटिव हो जाएगी। चलो उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, एनर्जी हमें मिल गई है, अब एनर्जी के हिसाब से हम क्या ढूंढेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का हमें पता है इज इक्वल टू हमारा होता है h न्यू, हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, न्यू = E/h हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा E है, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे, h प्लैंक्स कांस्टेंट रख दिया, तो पर सेकंड रहेगा, पर सेकंड को हर्ट्ज लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। उसके बाद हम ढूंढेंगे लैम्बडा, अब लैम्बडा का क्या होता है, C = न्यू लैम्बडा, लैम्बडा C/न्यू होता है, ये वाला मिल गया। C हमारी स्पीड ऑफ लाइट, उसको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, और वेलोसिटी यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी जो हमें मिल रही है न्यू, वो लिख दिया। ठीक है, हर्ट्ज मतलब ये पर सेकंड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर, मीटर का नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, याद रखना मीटर का नैनोमीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है, 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। चलो प्रॉब्लम, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 2.11, कैलकुलेट द एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी हमें ढूंढनी है एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, हीलियम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, ये हीलियम प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, उसकी एनर्जी हमें ढूंढनी है, और उसका रेडियस भी ढूंढना है, मतलब ये यहाँ से डिस्टेंस, ये रेडियस है, ये एनर्जी है, ये दोनों ढूंढना है। तो एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है एनर्जी, अगर एक की ढूंढनी है तो रिडबर्ग कांस्टेंट Z² / n²,
उसको लिखेंगे यहाँ पे z स्क्वायर एन स्क्वायर। अब हीलियम के लिए फर्स्ट ही ऑर्बिट है और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है, उसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे एनर्जी हमें मिल रही है ऑर्बिट की और हमें रेडियस ढूंढना है अभी। तो रेडियस का भी फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये क्या होता है हमारा पिकोमीटर होता है, ठीक है। पिकोमीटर को यहाँ पे कन्वर्ट किया है नैनोमीटर में। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 10⁻³ नैनोमीटर हो सकता है। डिफरेंस इतना है इन दोनों में। ओके जैसे तो ऐसे तो ऐसा होगा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर रहता है और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर रहता है, ठीक है। तो ये पिकोमीटर और ये नैनोमीटर है। तो यूनिट बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, यूनिट छोटा है तो वैल्यू बड़ी है। अल्टीमेटली यहाँ पे z का लिख देंगे 2 और यहाँ पे हमें नैनोमीटर मिल रहा है। तो इस तरह से रेडियस है। तो दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं। अगर एक ही ऑर्बिट का ढूंढना है तो इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और रेडियस ढूंढना है तो 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर अपॉन z। चलो जो लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर की लिमिटेशन क्या है, हाइड्रोजन एटम में वो ज्यादा सूट होता है एटम, एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स जैसे जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम लिथियम बेरिलियम, इसमें अप्लीकेबल होगा सिर्फ। इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स। डबलेट जो होती है दैट इज द टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन, जो दो स्पेस लाइन नजदीक नजदीक होती है वो डबलेट को समझा नहीं पाते, उसका रीजन नहीं दे पा रहे यहाँ पे। उसके बाद और कुछ चीजें हैं जैसे अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जीमन इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रिक मतलब स्टार्क इफेक्ट। तो ये दो फील्ड का जो इन्फ्लुएंस होता है उसमें स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कैसे होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम मॉलिक्यूल्स जो बनाते हैं बाय केमिकल बॉन्ड में, केमिकल बॉन्ड करके, वो कैसे होता है वो भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल है। टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब क्वांटम मैकेनिकल और जाएंगे। यहाँ पे दो है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। उनमें दो चीजों का रिलेशन बताया है, वेवलेंथ एंड मोमेंटम। ओके चलो तो अब देख रहे हैं आगे हम यहाँ पे समझाए इसको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्ब्डा इज इक्वल टू h बाई पी। पी है मोमेंटम होता है, p इज इक्वल टू एम वी, एम वी रहता है। एम मास एंड वी वेलोसिटी। एम क्या है यहाँ पे मास, वी है हमारी वेलोसिटी, p है हमारा मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ढूंढा गया। उसके बाद
वो किस पे काम करता है, वेवलेंथ बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काम करता है। और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो होता है उससे उसका मैग्निफिकेशन कितना वो ज्यादा होता है, 15 मिलियन टाइम्स ज्यादा रहेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो भी मोशन में ऑब्जेक्ट होता है, हैज अ वेव कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर होता है। द वेवलेंथ एसोसिएटेड, तो वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएट होती है विद द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट बिकॉज ऑफ द देयर लार्ज मास। अगर साइज बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, एच एम वी होता है। तो जैसे मास बढ़ेगा, ये मास जितना बड़ा होता है उतनी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ओके, मास जितना बढ़ेगा वेवलेंथ कम हो जाएगी। दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तो मतलब बहुत कम वेवलेंथ मिलेगी हमें। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, जो छोटे होते हैं, कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेवलेंथ मतलब उसका मास बहुत कम है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो उसको एक्सपेरिमेंटली ढूंढ सकते हैं। उसके हिसाब से प्रॉब्लम है यहाँ पे। व्हाट विल बी द वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें ढूंढनी है ऑफ अ बॉल, एक बॉल है बड़ा सा, उसका 1 kg मास है, मतलब एम हमें दिया गया है कि वेलोसिटी भी हमें दी है 10 मीटर पर सेकंड। डी ब्रोगली के हिसाब से ढूंढेंगे हम। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है हमारे, डी ब्रोगली के हिसाब से हम ढूंढ रहे हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास हमने दिया गया है, वेलोसिटी भी हमें दी गई है, उसके हिसाब से हमें ये मीटर में मिलेगा। यहाँ पे जूल जो होता है उसका होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स रहता है। तो यहाँ पे जूल की वजह से हम ये लिखेंगे तो हम यूनिट को उड़ा सकते हैं। ये सेकंड सेकंड स्क्वायर इनवर्स सेकंड ऊपर आ जाएगा, मतलब सेकंड स्क्वायर निकल जाएगा। मीटर एक है मतलब मीटर में रह जाएगा। तो वेव लेंथ जो होती है वो हमें मीटर में मिलेगी। ठीक है, प्रॉब्लम है आगे। यहाँ पे मास हमें दिया गया है, एम दिया गया है केजी में, और काइनेटिक एनर्जी दी गई है यहाँ पे हमें जूल। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें ढूंढना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, आगे आइंस्टाइन में हमें ये हमने समझ लिया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे चेंज करेंगे तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपन एम, हाफ उसका रूट करेंगे हम, तो मीटर पर सेकंड ये वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेलोसिटी मिल रही है, वेलोसिटी के हिसाब से हम क्या ढूंढेंगे, लैम्बडा ढूंढेंगे। लैम्बडा इट इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू एच एम वी, प्लैंक्स कांस्टेंट रख दिया, मास रख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है यहाँ पे, और वेलोसिटी हमें ढूंढ ली है। तो अल्टीमेटली हमें कितने मिलेगा, नैनोमीटर, यहाँ मीटर है उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, 896.7 नैनोमीटर। अब आगे समझेंगे इसको, प्रॉब्लम 2.14, कैलकुलेट द मास, मास काउंट कैलकुलेट करना है ऑफ अ फोटोन। ठीक है, फोटोन का मास काउंट करना है विथ अ वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ हमें दी गई है एंगस्ट्रॉम में दी गई है 3.61 एंगस्ट्रॉम, मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो अगर इसको 3.6 एंगस्ट्रॉम है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट c होता है। ठीक है, जो फोटोन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो c के बराबर होगी। फोटोन में भी लाइट ही होता है, लाइट में फोटोन होता है, तो वेलोसिटी इसके हिसाब से सेम रहेगी। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट रख दिया,
वेवलेंथ हमें मिल गई मीटर में, और ये v मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट रखनी है यहाँ पे, c का वैल्यू, तो हमें यहाँ पे मास मिल जाएगा। चलो उसके बाद आता है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेसनबर्ग क्या समझाते हैं कि भाई सर्टेन नहीं है, क्या सर्टेन है, इट इज स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली दैट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हेसनबर्ग समझा रहा है कि एक टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन की है वो एक ही टाइम पे हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो उसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे वो समझा रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है ये, इनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। एक्स जो है हमारा ये क्या है, पोजीशन है, और ये क्या है हमारा मोमेंटम। तो ये दोनों एक टाइम पे फिक्स नहीं हो सकते, मतलब ये टाइम दोनों अनसर्टेन, अगर ये पता चल गया तो ये अनसर्टेन हो जाएगा, ये पता चल रहा है तो ये अनसर्टेन हो जाएगा। और अनसर्टेनिटी उसमें होगी, कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो दिखाया, h4π इतना रहेगा। ठीक है, मोमेंटम का हम m भी कर सकते हैं, और m को यहाँ भी ले जा सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं 4πm, दोनों का वैल्यू करके। x क्या है हमारा, अनसर्टेनिटी पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन में हम जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऐसे सर्कल में ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन हम फिक्स कर रहे हैं तो उसके बाद ये इसका मोमेंटम किस तरफ होगा, ठीक है, वो कुछ पता नहीं चलेगा। तो पोजीशन फिक्स हो रही है तो उसका मोमेंटम पता चलेगा, मोमेंटम पता चलेगा, पोजीशन फिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी रहती है यहाँ पे। तो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल आता है यहाँ पे, ये रहे अनसर्टेनिटी नहीं रहेगा, अनसर्टेनिटी। पी है हमारा मोमेंटम, और वेलोसिटी बोलेंगे हम, ये लिखेंगे तो। चलो यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है, हमें किसी भी चीज को मेजर करना होता है तो हमें यहाँ पे जो मार्क होती है, मार्क मीटर स्टिक चाहिए, जिसमें मार्क होने चाहिए। मार्क बिना के मीटर स्टिक में हम कुछ नहीं मेजर कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनी एक्यूरेसी, अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए, यू शुड यूज अ इंस्ट्रूमेंट ग्रेजुएटेड इन यूनिट, यूनिट होने चाहिए, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, स्मॉलर देन द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर। अगर पेपर मेजर करना है तो जो पेपर की थिकनेस है उससे कम थिकनेस, उससे कम यूनिट हमें चाहिए, मतलब उसको मेजर करने के लिए यूनिट छोटे चाहिए। अब इसी रूल पे हम आगे बढ़ेंगे, तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमें ढूंढनी है, वी मस्ट यूज अ मीटर स्टिक कैलिब्रेटेड इन यूनिट स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भी छोटे डायमेंशन वाली हमें मीटर स्टिक चाहिए। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर एज अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन वी कैन इल्यूमिनेट, इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कैसे करेंगे, तो इल्यूमिनेट इट विथ लाइट, उसके ऊपर लाइट गिराएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी। द लाइट यूज मस्ट हैव द वेवलेंथ स्मॉलर देन, तो उसका जो वेवलेंथ होता है, जो लाइट डाल रहा है इलेक्ट्रॉन को चेक करने के लिए, उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से छोटा होना चाहिए। तो अगर, तो कैसे हम, अनसर्टेनिटी कैसे है, तो उसको यहाँ समझाया गया है अनसर्टेनिटी कैसे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ सच लाइट, ठीक है, मोमेंटम दिखाया गया यहाँ पे, वुड चेंज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय कोलिजन। अगर ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे कुछ आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी अगर पोजीशन मिल भी जाती है, तो इसको जो फाइंड आउट करने के लिए जो हम वेवलेंथ डाल रहे हैं, ठीक है,
तो क्या होता है, जब उसको वेवलेंथ कोलाइड होती है यहाँ से, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाती है, तो हमें उसकी मोमेंटम पता नहीं चलती। तो मोमेंटम में क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी हो जाती है, में क्या हो जाता है, अन हो जाती है, मतलब पोजीशन पता चल गई तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो जाती है। इसीलिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बनाया गया है कि कितनी अनसर्टेनिटी होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पे समझा है कि हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट रूल्स आउट, ये डिसमिस कर देता है, रूल्स आउट कर देता है, उसको डिनाई कर देता है एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ। तो जो बोर ने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में घूमते हैं, ठीक है, उसको डिनाई करता है। एंड ट्रेजेक्टरी, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ट्रेजेक्टरी को भी नया बोलता है इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल। It is not possible simultaneously to determine the position and velocity at a given instant to an arbitrary degree of precision. It is not possible to talk of the trajectory. Trajectory भी हम जोड़ने, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन और वेलोसिटी हम एक समय पे नहीं निकाल सकते। उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है इलेक्ट्रॉन की, वो भी नॉट पॉसिबल टू टॉक, उसके बारे में भी कह नहीं सकते। ठीक है, तो उसको यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे ही लगेगा। एंड इट इज नेग्लिजिबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक, जो बड़े ऑब्जेक्ट है वहां उसके लिए नहीं लगेगा, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पे ऊपर लगेगा। माइक्रोस्कोप में हम ऐसे देख सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, ऐसे कुछ। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट छोटे होते हैं, मतलब जो से हम देख नहीं पाएंगे। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े ऑब्जेक्ट जिसे हम देख पाएंगे। यहाँ पे समझा है कि एक हमें क्या लेना है, मिलीग्राम लेना है, मतलब केजी में 10⁻⁶ किलोग्राम होगा। तो अनसर्टेनिटी कितनी रहेगी, प्लैंक्स कांस्टेंट रख दिया हमने, 4 पाई का वैल्यू रखा है, और हमारा मास कितना है, ये मास हमारा है तो उसका रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, ठीक है, -28 में, मतलब बहुत लेस है, बहुत कम है, तो क्या है, ये इनसिग्निफिकेंट है। ये अनसर्टेनिटी बहुत कम है, इसलिए हम इसको ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। बहुत कम, मतलब जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसमें अनसर्टेनिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब हम कुछ छोटे ऑब्जेक्ट लेते हैं। इन डीलिंग विथ मिलीग्राम साइज और हैवियर ऑब्जेक्ट, मिलीग्राम हो या उससे बड़े ऑब्जेक्ट हो, द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी आर हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंस। अनसर्टेनिटी बहुत कम आती है, मतलब उसको कुछ वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर ले रहे हैं तो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर ले रहे हैं, मास, इलेक्ट्रॉन का मास हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट रख दिया हमने, 4 पाई का वैल्यू रखा है, और इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया। तो अनसर्टेनिटी -4 पे आ जाती है, मतलब ये क्या है, आपकी ज्यादा है, सिग्निफिकेंट हो गई, हाई हो गई, थोड़ी मोर है, मोर एंड सिग्निफिकेंट। तो जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी अनसर्टेनिटी क्या है, हमें ज्यादा मिलती है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी अनसर्टेनिटी बहुत कम मिलती है। तो अभी अनसर्टेन है, तो क्या करेंगे आगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो पता ही नहीं है, तो क्या करना है, तो फिर
तो यहाँ पे लिखा है तो क्या करेंगे, therefore means that the precise statement of the position and momentum of an electrons have to be placed by the statement. तो क्या लिखेंगे हम, probability, मतलब यहाँ ज्यादा मिलेगा, probability that the electron has at the given position and momentum. तो जो पोजीशन है और मोमेंटम है उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकाल, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यहाँ हो सकते हैं. दिस व्हाट हैपेंस इन अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम पढ़ेंगे, उसमें यही हो रहा है. सौ में आगे देख लेते हैं एक क्या दिखाया है यहाँ पे. माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, यूजिंग माइक्रोस्कोप यूज किया है यूजिंग ए सुटेबल फोटोन को यूज किया है. इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन को हमने ढूंढा है इन एन एटम विथ अ डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस है 0.1 एंगस्ट्रॉम. व्हाट इज द अनसर्टेनिटी कितनी होगी, किसमें, वेलोसिटी में. ठीक है, तो डेल्टा वेलोसिटी है v, डिस्टेंस हमें पता है डेल्टा x डेल्टा p इज इक्वल टू h4 पाई. तो यहाँ पे ढूंढ लेंगे हम अनसर्टेनिटी, किसकी ढूंढनी है हमें, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. प्लैंक्स कांस्टेंट 4 पाई का वैल्यू है, डेल्टा एक्स पोजीशन हमें पता है, उसको पोजीशन है यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में ना 1, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, और मास इलेक्ट्रॉन का लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन है इसलिए. तो 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे जूल की वैल्यू हमें ये रखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ मिलेगा मीटर पर सेकंड. ठीक है, वेलोसिटी है इसलिए मीटर पर सेकंड मिल रही. चलो इसके हिसाब से आगे ढूंढेंगे हम. अभी ऑब्जेक्ट बड़ा लेना है, गोल्फ बॉल है हमारा, ठीक है, और उसका मास हमें दिया गया है 40 ग्राम. स्पीड हमें यहाँ पे वेलोसिटी पता है 45 मीटर पर सेकंड. इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, और स्पीड कितनी एक्यूरेट है, मतलब 2% की एक्यूरेसी से कैलकुलेट किया. कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. तो पोजीशन डेल्टा एक्स में क्या अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी इन द स्पीड में अनसर्टेनिटी कितनी है, सिर्फ 2% है. तो इसके हिसाब से क्या होगा, वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड है, उसके 2% अनसर्टेनिटी, तो कितना मिलेगा 0.9 मीटर पर सेकंड. ये हमारा वेलोसिटी है. हमें पोजीशन ढूंढनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन. इसके हिसाब से हमें मिल रहा है ये h प्लैंक्स कांस्टेंट है 4 पाई का वैल्यू हो गया, मास कितना है 40 ग्राम, और वेलोसिटी 0.9, मास को 40 ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, और ये हमारा हो गया वेलोसिटी. तो इतने मीटर मिल रहे हैं हमें. पोजीशन में अनसर्टेनिटी इतने मीटर में रहेगी, 10 to the power -33, मतलब बहुत कम अनसर्टेनिटी है. तो बड़े जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए ये रूल ज्यादा एप्लीकेबल है. चलो बोर का मॉडल फेल कैसे हो गया, उसके रीजन यहाँ पे दिए. इन अ बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कल. ठीक है, उसको ऑर्बिट बोला गया था. उसने बोर ने बताया कि ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये अनसर्टेन है. इलेक्ट्रॉन कहीं भी इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं. ओके, वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर. इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पे ज्यादा उन्होंने बाहर नहीं दिया था बोर ने. Both the position and velocity of the electron are known exactly at the same time. This is not possible. बोर के हिसाब से क्या था कि हम पोजीशन और वेलोसिटी भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. किसके हिसाब से, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे
बोर के लिमिटेशंस मिलते हैं। फेलियर ऑफ बोर मॉडल। चलो तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2.6 से आगे बढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो वो लास्ट वीडियो होगा हमारा। तो ये वीडियो यहाँ पे भी एंड करता हूँ। आई होप यू हैव एंजॉयड and understood the topics I have explained. Thanks for watching. Subscribe my channel, press the bell icon so you will receive the updated videos, uploaded videos as soon as possible. And like it, share it, subscribe it. Thank you very much. Have a nice day.